कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्री परिषद जो कि मुख्यमंत्री सहित होते हैं, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय होते हैं, जिसमें कि न्यायपालिका के अंतर्गत जो जज होते हैं वह उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय जो है वह जिला स्तर पर होते हैं। फिर है प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन। जो प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं मतलब जो शासन होता है उसकी भी कई कार्य होते हैं जिनका कि विभाजन किया जाता है। जैसे राज्य सरकारों को निर्देश देना, मतलब जो केंद्र सरकार है वह राज्य सरकारों को निर्देश देती है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कितना खर्च करना है। फिर संघीय कार्यों को राज्य सरकारों को सौंपना। जो संघीय कार्य मतलब संघनीय कार्य मतलब जो केंद्र सरकार द्वारा कार्य किया जाना है वह कुछ कार्य जो होते हैं वह राज्य सरकारों को सौंप देती है और कुछ बजट जो है वह भी राज्य सरकार को दे देती है और वह कार्य सौंप कर उनसे कार्य करवाती है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, बहुत सी सेवाएं जो होती हैं जैसे कि आईएएस अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, जिला, ये सारे जो होते हैं वो एक अखिल भारतीय सेवाएं देते हैं। ये सारी चीज़ें भी प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। फिर है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता भी केंद्र द्वारा और राज्य सरकार दोनों द्वारा खर्च किए जाते हैं। जो इकट्ठा होता है बजट उस पर खर्च किया जाता है। फिर संसद के अधिकार, संसद के भी कई अधिकार हैं जैसे कानून निर्माण करना, बहुत से अधिवेशन जो होते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो नियम कानूनों में संशोधन करना होता है, ये सारे अधिकार जो है संसद के होते हैं। फिर राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाना, जिस तरह से संसद के जो अधिकार हैं, राज्य सूची में जो वर्णित बहुत सारे जो विषय हैं उनसे संबंधित कौन से कानून में संशोधित करना है और कौन से कानून बनाने में समयानुसार कानून में भी परिवर्तन होता रहता है। फिर संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण। अब दोहरी सरकारें क्या होती है? जैसे अपने यहाँ केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, इसको हम दोहरी सरकारें कहते हैं। केंद्र सरकार में पूरे देश में शासन करता है और राज्य सरकार जो है सिर्फ राज्य या स्टेट में ही शासन करता है। फिर है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन भी किया गया है संघीय स्तर पर, संवर्ती स्तर पर और राज्य स्तर पर, मतलब सबको अपने अपने कार्यों को बांटे गए हैं। संविधान का लिखित एवं स्वरूप जो कि सर्वोच्चता है। संविधान हमारा लिखित है, उस जो स्वरूप है उसका लिखित है और बहुत ही बड़ा है जो कि बहुत ही सर्वोच्च है। फिर न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका वह क्योंकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता इसलिए है क्योंकि वह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है या कोई भी व्यक्ति जो है वह न्यायालय की शरण में जाकर अपनी न्याय की गुहार लगा सकता है। फिर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक क्या है? जिस तरह से सदन में दो सदन होते हैं, विधानसभा और लोकसभा, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो इस तरह से फिर राज्य में भी होते हैं विधान परिषद और तो इस तरह से ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका रखा गया, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो। फिर है सरकार के अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि सरकार के कौन कौन से। फिर लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यताएं। जो लोकसभा के सदस्य जो है चुनाव लड़ सकते हैं या देश के लिए अपने उसके लिए है भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष का हो या उससे भी अधिक हो सकता है, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, केंद्र और प्रांत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर मतलब सरकारी नौकरी पर ना हो। फिर न्यायालय के समक्ष वह पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो, मतलब संसद के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित ना किया गया हो। फिर है व्यवस्थापिका के कार्य, कानून का निर्माण करना। जिस तरह से हमने अभी बताया कि दो सदन होते हैं, दोनों सदनों में कानून निर्माण की प्रक्रिया जो है दोनों सदन में ही चलती है, लोकसभा और राज्यसभा में। फिर है संविधान संशोधन। जिस तरह से हमने अभी बताया कि मतलब जो कानूनों का संशोधन होता है, नियमों का संशोधन होता है, वह भी लोकसभा और राज्यसभा की सहमति से ही होता है। उसमें संशोधन करके उसको वर्तमान के आधार पर उसे संशोधित करके लागू किया जाता है। फिर है प्रशासनिक कार्य, यह भी हमने पहले बता चुके हैं। प्रशासनिक कार्य क्या होते हैं? जो अधिकारी वर्ग होते हैं वह प्रशासनिक कार्य में लगे हुए होते हैं। राज्य व शासन की नीति का निर्धारण। राज्य और शासन में जो नियमों का निर्धारण होता है, नीति का निर्धारण होता है, वह कर्मचारियों को उसका पालन करना पड़ता है। फिर है वित्त संबंधी कार्य। जो वित्त संबंधी कार्य होते हैं वह भी व्यवस्थापिका के कार्य होते हैं। कितना बजट जो है कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, ये सारे निर्णय जो है वह व्यवस्थापिका के द्वारा ही लिया जाता है। फिर विचार विमर्श का कार्य। जिस तरह से नियम और कानून जो विधायक या विधेयक जो पारित होते हैं वह विचार विमर्श के माध्यम से ही किए जाते हैं और बहुत से कार्य, विकास कार्य भी होते हैं, वह भी विचार विमर्श के कार्य से ही किए जाते हैं। फिर न्यायिक कार्य है, समिति और आयोगों का गठन भी किया जाता है। फिर विदेश नीति पर नियंत्रण रखा जाता है और निर्वाचन संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा ही
किए जाते हैं। फिर है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करता है, मतलब जो सदन की बैठक होती है उसमें जो कार्यवाही जो होती है उसकी अध्यक्षता करता है। फिर सदन की कार्यवाही को संचालित करना, सदन में जो कार्यवाही होती है उसको वह संचालित करता है, संबोधित करता है। सदन में शांति व्यवस्था स्थापित करना, मतलब सदन में यदि बैठक हो रही है तो शांति व्यवस्था बनाए स्थापित रखना भी आवश्यक है, क्योंकि शांति रहेगी तभी किसी भी बात पर विचार विमर्श किया जा सकता है। फिर कोई भी विधेयक या धन विधेयक है या नहीं यह निर्धारण करना, मतलब वह विधेयक जो कानून का निर्माण हो रहा है वह विधेयक किस प्रकार का है यह भी उनके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। लोकसभा की समितियों का गठन किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, और सदन में किसी भी विषय पर होने वाले विचार में समय निर्धारित करना, मतलब क्योंकि यदि समय निर्धारित नहीं किया जाएगा तो वह विचार विमर्श की सीमा जो है बड़ी अवधि लंबी हो जाएगी और दूसरे को अपना पक्ष रखने का समय नहीं मिलेगा। फिर लोकसभा की शक्तियाँ। विधायी शक्ति जो कानूनी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हैं। फिर वित्तीय शक्ति, जो बजट उनके पास है उसको किस प्रकार से वह खर्च कर सकता है। फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए कि ताकि वह अनुशासनहीन ना हो जाए, उसमें किसी तरह से लापरवाही ना हो, लाल फीताशाही ना लागू हो, इसलिए कार्यपालिका पर नियंत्रण भी आवश्यक है। संविधान में संशोधन, समय समय पर संविधान में भी संशोधन किया जाता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा की शक्ति इतनी है कि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव उन्हीं के द्वारा किया जाता है। फिर जनता के विचारों का मंच, जो व्यक्ति जो हम जिसे चुनकर भेजते हैं वह हमारे विचारों को मंच पर व्यक्त करता है, क्योंकि वह हमारे द्वारा ही चुना हुआ होता है। फिर विविध कार्य, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो कि हम करते हैं, विकास कार्य हैं, विकास जो है गाँव ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, ये सारे कार्य जो है बहुत से कार्य किए जाते हैं। फिर है लोकसभा। राज्यसभा, भारतीय संसद के दूसरे सदन का नाम जो राज्यसभा है। इस संसद को हम उच्च सदन भी कहते हैं। यह एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, और अभी है राज्यसभा जिसको कि हम उच्च सदन भी कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो इसे हम राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसका विघटन नहीं होता है। इसकी सदस्य संख्या जो है 250 है, और 238 सदस्यों के निर्वाचन के राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। मतलब इनका चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, इनका चुनाव जो है वह निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। और इनके शेष 12 सदस्य जो हैं उनको मनोनीत किए जाते हैं। अब ये 12 सदस्य कौन से जो इनको मनोनीत किया जाता है, यदि कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, साहित्य से, संस्कृति से, समाज सेवा से, सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्ति जो होते हैं, वह जो 12 सदस्य जो होते हैं उनको इस तरह से मनोनीत किया जाता है। अब इनकी योग्यताएं हैं। योग्यता जो है कम से कम 25 वर्ष, जैसे लोकसभा में 25 वर्ष की आयु है तो राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु निश्चित की गई है, और बाकी जो योग्यताएं लोकसभा में है वही राज्यसभा में, सिर्फ आयु का फर्क है। फिर यहाँ सदस्यों का निर्वाचन पद्धति व कार्यकाल, इनकी जो निर्वाचन किस तरह से हुआ जाता है। विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनको हम चुनकर यहाँ से भेजते हैं, उनके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। इसे लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो होता है इसको भंग नहीं किया जाता है। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष निर्मित हो जाते हैं। मतलब हर 2 वर्ष में जो कुछ 1/3 सदस्य जो है उनको निर्मित कर दिया जाता है, और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर दिया जाता है। इस तरह से राज्यसभा का कार्यकाल जो है निरंतरता बनी रहती है। फिर राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होता है और उपसभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक सदस्य को उपसभापति चुनते हैं। उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सभापति का कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है और सदन के कार्य का संचालन करना होता है। फिर राज्यसभा की शक्तियाँ। राज्यसभा की क्या शक्तियाँ, इसकी विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें विधेयक संसद के किसी भी सदन को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि विधेयक और किस तरह से पारित होता है और इनकी शक्ति क्या है।
फिर है वित्तीय शक्तियाँ। पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों की शक्तियों को बराबर ही माना जाता है, क्योंकि दोनों को यदि शामिल होंगे तभी वह विधेयक जो है वह पारित होगा। फिर कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्यसभा के द्वारा सदस्य द्वारा प्रश्न पूछकर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर बहस करके मंत्रिमंडल पर भी ये नियंत्रण रखते हैं। उसी प्रकार से लोकसभा के सदस्यों को समान जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि के चुनाव में भी भाग लेने का इनका अधिकार है। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव भी किया जाता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति है ये तथा उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनको यदि हटाना है तो आसानी से नहीं हटा सकते। इन्हें महाभियोग प्रस्ताव पारित करके उस पर चर्चा की जाती है। यदि साबित हो जाता है तभी उन्हें हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की पुष्टि राज्यसभा द्वारा भी 1 माह के भीतर होना आवश्यक है, क्योंकि 2 विशेष अधिकार हैं, जैसे कि राज्यसभा 1/3 बहुमत जो है राज्य सूची किसी भी विषय के राष्ट्रीय महत्व पर घोषित कर सकती है। ऐसी अवस्था में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। उसी तरह से राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसलिए यह व्यवहार में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वित्त विधेयक के मामलों में लोकसभा जो है शक्तिशाली होता है। फिर है गृह कार्य। संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण बताइए। सरकार के कौन कौन से अंग हैं, व्यवस्थापिका कौन कौन से कार्य हैं, लोकसभा सदस्यों की योग्यता बताइए, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता बताइए और लोकसभा अध्यक्ष के